A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zomexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी. सो क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री. सो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप. तो हम सोशलिज्म की बात करेंगे. बेसिकली हम इसमें बात करने जा रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन की. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. जैसा कि हम जानते हैं कि ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है रशियन रिवॉल्यूशन का. तो रशियन रिवॉल्यूशन जो है यूरोप की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. रशियन रिवॉल्यूशन से पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने बात किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में. तो वाई अगेन आई एम जस्ट मेंशनिंग द चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जो पहले आया था. रशियन रिवॉल्यूशन काफ़ी बाद में आया है और रशियन रिवॉल्यूशन आने से पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है रशिया के अंदर वो भी लेट आती है. सारे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला फेज चल रहा है, बट यूरोप में वो रशिया में वो थोड़ा सा लेट एंटर करेगा. तो अब तक जो है हमने बात किया था कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारे के सारे आइडियाज़ आते हैं. तो जब ये आइडियाज़ आते हैं तो ये पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड करते हैं. सारे के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अब एक्सेप्ट अभी तक रशिया, तो उन सब के अंदर ये सोशलिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो पर्कुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे. ओके, तो डेमोक्रेटिक चेंज हो गया है वहाँ पे. मोनार्क पहले मोनार्की जो डेमोक्रेटिक मोनार्की आई पहले फ्रांस में, उसके बाद डेमोक्रेटिक मोनार्की हटा के उसको रिपब्लिक बना दिया जाता है. तो ये सारे के सारे आइडियाज़ और ये न्यूज़ जो है बाकी के सारे कंट्रीज़ में फैल रही है. लोग जो है फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सोशलिज्म के बारे में बात करना शुरू कर दी गई है. तो ये सारा कुछ चल रहा है. फिर हमने बात किया था कि 3 तरीके के वहाँ पे उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 3 तरीके के लोग सामने आते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. तो ये सब अपने अपने थोड़ा थोड़ा इस पे एक दूसरे के साथ डिफरेंट होते हैं. फिर शुरुआत होती है, ये सब चल रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद की बात थी, मतलब 19th सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी की बात है. तो उसके बाद आती है शुरुआत, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू होते हैं. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है फुल ब्लूम में यहाँ पर आ जाता है. तो क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अब आ जाता है तो अब बहुत सारे वर्क फोर्स की ज़रूरत होती है. तो वर्क फोर्स की जो कंडीशन है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है. तो वर्क फोर्स के अंदर रिसेंटमेंट हमको देखने को मिलता है. सोशलिस्ट जो आइडियाज़ हैं वो इसी वजह से डेवलप करते हैं क्योंकि जो वर्किंग फोर्स है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है. तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से सोशलिज्म का आगमन होता है यूरोप में 19th सेंचुरी में. सोशलिज्म जो है वाइड स्प्रेड अटेंशन गैदर कर लेता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सोशलिज्म बात करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के बाद प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सारी सोसाइटी के पास जो है वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके पास राइट होना चाहिए. तो इस तरीके की बातें करता है. तो जो सोशलिज्म के जो आइडियाज़ हैं वो बात करते हैं वर्कर्स के बारे में. तो अभी क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था तो इसलिए सोशलिस्ट आइडियाज़ जो है यूरोप में क्रॉप अप करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. तो हमने बात किया था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल. इन्होंने जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में बात किया था, कम्युनिस्ट सोसाइटी के बारे में बात किया. तो ये जो आइडियाज़ आते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है जिसके पास कैपिटल है, और जो सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी होती है, उसके बारे में जो आइडियाज़ हैं अब यूरोप के अंदर आ रहे हैं. नाउ अब हम बात करते हैं कि सोशलिज्म की जो सपोर्ट है 1870 के आसपास सोशलिस्ट आइडिया जो है पूरे यूरोप में फैल चुका है. अब क्या है, सोशलिस्ट फॉर्म करते हैं अपनी एक इंटरनेशनल बॉडी, उसको बोला जाता है द सेकेंड इंटरनेशनल. तो अपनी एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म करते हैं सोशलिस्ट. ये कहाँ पर हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है अभी यूरोप में. तो वर्कर्स जो होते हैं इंग्लैंड और जर्मनी के अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं टू फाइट फॉर बेटर लिविंग. फंड सेटअप किए जाते हैं, राइट टू वोट मांगा जाता है, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करने की बातें की जाती हैं. ये जो पार्टी है इन जर्मनी, दीज एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी. अब जर्मनी में ये जो पार्टीज बन रही है ये पार्लियामेंट के अंदर जो है गवर्नमेंट को बनाने में सपोर्ट करती हैं. अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है. 1914 तक आप देखेंगे कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं होगा जिसके अंदर की सोशलिस्ट पार्टी आ रही है, जो सोशलिस्ट आइडिया है उनकी कोई पार्टी पावर में आ रही है. अभी तक सिर्फ वो सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे आइडिया आता है, उसके बाद जब वो आइडिया पूरे मासेस के को एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, तब जाके पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से बनेगी कि वो पावर में आएगी. तो अभी तक क्या हो रहा है कि वो इलेक्शन में जो है सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है सोशलिस्ट पार्टी, वो पावर में खुद नहीं आई है. 1905 में क्या होता है, सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. तो ये सारी अलग अलग तरीके से पार्टी बनाई जा रही है सपोर्ट के साथ. 1914 तक जो है सोशलिस्ट डिड नॉट सक्सीड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट. तो यही मैंने आपको बताया, 1914 तक वो अपनी गवर्नमेंट खुद नहीं बना पाते. ये वाली पेंटिंग देखिए, 1871 का पेंटिंग है ये. इसमें क्या दिखाया जा रहा है, पॉपुलर अपराइजिंग दिखाई जा रही है पेरिस में बिटवीन मार्च एंड मे.
मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि लोगों की जो वर्किंग कंडीशन है, अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये वाला जो अपराइजिंग है इसको बहुत ब्रूटली मतलब किल कर दिया जाता है इस अपराइजिंग को। बट 1871 की अपराइजिंग के बारे में आपको पेंटिंग बनाई गई है तो आप उसे समझ सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं यूरोप के अंदर, हम यूरोप के अंदर देख रहे हैं 19th सेंचुरी के अंदर लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव आते हैं। रिवाइज कर रहे हैं हम फटाफट। फिर उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है यूरोप के अंदर, उसकी वजह से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होती है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आती है सामने। 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल बनाई जाती है विच इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी। ये क्या है? सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई है, ठीक है। ये इंटरनेशनल बॉडी है जो सारे सोशलिस्ट आइडियाज़ के बारे में काम कर रही है। तो ये सब अभी हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं रशिया के अंदर अब क्या हो रहा है। ये तो हमने बात किया अब तक कि भाई यूरोप में ये सब चल रहा था, एक सोशलिस्ट एसोसिएशन बना ली गई है विच इज़ इंटरनेशनल। अब रशिया के अंदर क्या है? रशिया के अंदर अभी तक चल रहा है लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक वहाँ पे जार निकोलस II का रूल चल रहा है। सारा यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये अभी भी राजा के अंडर रूल कर रहा है, ठीक है। जार निकोलस II जो है इनका किंग है, वो उसका पूरा एम्पायर है, वो रूल कर रहा है। तो रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, मतलब उनका जो मुनार्क है वो उसी के पास सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं। एंड जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, और वो जो है पार्लियामेंट भी नहीं है अभी कोई, उसी का रूल है, पार्लियामेंट कोई फॉर्म करनी नहीं गई है। रिलीजन कैसा था वहाँ पे उस टाइम पे रशिया में? रशिया में मोस्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, बाकी के रिलीजन थे, बुद्धिज़्म था, मुस्लिम थे और प्रोटेस्टेंट्स थे, कैथोलिक्स थे, बट मेजॉरिटी रिलीजन क्या था? मेजॉरिटी रिलीजन था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उस टाइम पे। तो हम पैरेलल पढ़ रहे हैं, पैरेलल हमने देखा यूरोप में ये सब हो रहा है। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद रिवोल्यूशनरी आइडियाज एंड सोशलिज्म एंड एक पार्टी बनाई जाती है विच इज़ एन इंटरनेशनल पार्टी। अभी तक कोई उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं आई है। दूसरी तरफ रशिया वाले पार्ट में क्या हो रहा है? रशिया के अंदर जार निकोलस II का रूल चल रहा है, अभी भी वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी चल रही है। 85% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अब क्या होता है? लेट ऑफ 19th सेंचुरी जब खत्म हो रही है तब जाके रशिया में रिवोल्यूशन शुरू होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में शुरुआत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अब रशिया के अंदर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब वहाँ पे क्या हो रहा है? अब वहाँ पे वर्कर्स को लगाया जा रहा है फैक्ट्रीज में। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? स्टार्टिंग में तो ये होता है कि इंडस्ट्रीज जो बनाई जाती हैं इन पॉकेट्स इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। 1890 में क्या होता है? रशिया में रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जाती है। मतलब अब यहाँ पे आप समझ लीजिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, तो जो सब कुछ होता है इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के लिए वो सब कुछ होता है। तो रेलवे लाइन्स बिछाई जाएंगी, फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, कैपिटलिस्ट अपना पैसा लगाएंगे, बाहर की कंट्रीज से पैसा फ्लो करेगा उस कंट्री के अंदर, ये सारी चीज़ें हो रही है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? जो वर्क फोर्स थी वो क्राफ्टमैन थे, उनको प्रोडक्शन में लगाया जाता है। बट लेटर ऑन 1900 तक आते आते मतलब 20th सेंचुरी की शुरुआत में क्या होता है? समझ में आ जाता है कि फैक्ट्रीज चाहिए हमको और फैक्ट्री में वर्कर्स काम करेंगे। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज अब रशिया में लगाई जा रही है वहाँ पे क्या हो रहा है? वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की। गवर्नमेंट जो है उसने सुपरवाइज करती है, वो लार्ज फैक्ट्रीज को कर सकती है, लेकिन छोटी छोटी फैक्ट्रीज में अभी भी वर्किंग आवर्स रेगुलेटेड नहीं है। फैक्ट्रीज किसके पास है? मोस्टली पैसे वाले लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी। गवर्नमेंट की रेगुलेशन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, छोटी फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है। वर्कर्स जो हैं खुद जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं वो भी यूनाइटेड नहीं है। कोई क्राफ्टमैन वहाँ पे वर्कर बन गया, कोई फार्मर वहाँ पे वर्कर बन गया, कोई फुल फ्लेजेड, मतलब लोग सिर्फ वर्कर्स बनने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? वर्कर्स यूनाइटेड नहीं है अभी भी सारे। ये कौन सी टाइम की बात हो रही है? ये 1900 की अभी बात हो रही है। तो वर्कर्स यूनाइटेड नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर भी आपको स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी। ये लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी की बात हो रही है, लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी की बात हो रही है, उस टाइम के आसपास की बात है ये, 1896 1897 इस टाइप के आसपास की बात है। वहाँ पे क्या है? वर्कर्स अभी यूनाइटेड नहीं है, फिर भी वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। डिस्पाइट दिस वर्कर्स यूनाइटेड टू स्ट्राइक वर्क। अभी क्या है? अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, लेकिन फिर भी वो साथ में आते हैं वर्कर्स। अलग अलग उनके सोशल स्किल्स भी अलग हैं, कहीं और से आ रहे हैं, कोई फार्मर है, बट फिर भी वो साथ में आकर, पहले यूनाइटेड नहीं थे, साथ में आकर स्ट्राइक करते हैं। सो वहाँ पे स्ट्राइक की जाती है। तो हमें कौन कौन सी स्ट्राइक देखने को मिलती हैं? टेक्सटाइल स्ट्राइक इंडस्ट्री की, मेटल इंडस्ट्री की, अलग अलग तरीके की स्ट्राइक्स मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें आप क्यों समझ रहे हो? मेरी बात जो आप सुन रहे हो, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि रशिया में क्या चल रहा है। रशिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, वर्कर्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, इतना आप समझ लीजिए। पीजेंट्स जो किसान थे वो भी अभी डीपली रिलीजियस है वहाँ पर और डिवाइडेड है। Even though they cultivate most of the land, the large properties were owned by nobility, the crown and the orthodox church. अभी भी जो बहुत सारा जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं ना, वो चर्च के पास है, या तो नोबिलिटी के पास है, या तो क्राउन के पास है। ओके, छोटे हैं किसान, उनके पास बहुत बड़ी लैंड नहीं है।
तो पीजेंट्स को क्या चाहिए, पीजेंट्स को ज़मीन चाहिए, तो वो ज़मीन एक्वायर करना चाहते हैं। जब हाई रेंट जो हाई किया जाता है तो वो उससे रिफ्यूज़ करते हैं। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स का मर्डर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, किसानों के द्वारा। सो रशिया के जो पीजेंट्स हैं वो साथ में आते हैं और लैंड को साथ में पूल टुगेदर करते हैं और अपना एक कम्यून भी बनाते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट चल रही है रशिया में। एक तरफ वो वर्कर्स हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप से आए हुए वर्कर्स हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। किसान जो है अपने साथ में मिलकर, उन्होंने मर्डर कर दिए हैं लैंडलॉर्ड के, वो साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, अपनी सबकी लैंड को कंबाइन करके कम्यून बना रहे हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है रशिया के अंदर शुरू हो गई। अब शुरुआत होती है रशिया में सोशलिज्म की। तो सोशलिज्म जो है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 1989 में, जो कि वॉज फाउंडेड बाय सोशलिस्ट हु सपोर्टेड मार्क्स आइडिया। अब मार्क्स और एंगल के व्यूज़ हमने देखा था यूरोप में क्रॉप अप कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे जो आइडियाज़ होते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भी आते हैं। अब तो रशिया के लोगों को भी पता चलता है सोशलिज्म के आइडियाज़ के बारे में, क्योंकि वो सेम प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर देते हैं। अभी तक नहीं कर रहे थे, बट अब क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो सेम तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो देखते हैं कि भाई हम वहाँ पे भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, यहाँ पे भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, तो वो सोशलिस्ट आइडियाज़ के साथ इंस्पायर होते हैं। सोशलिस्ट आइडियाज़ के साथ इंस्पायर होकर वो बनाते हैं रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में ये बनाई जाती है मार्क्स के आइडियाज़ से प्रभावित होकर। वो अपना न्यूज़पेपर बनाते हैं, वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं, स्ट्राइक्स की जाती हैं। ये पार्टी जो है लास्ट में डिवाइड हो जाती है बोल्शेविक एंड मेंशेविक में। बोल्शेविक होते हैं व्लादिमीर लेनिन। यही जो पार्टी है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो है डिवाइड हो जाती है लेटर ऑन बोल्शेविक एंड मेंशेविक। बोल्शेविक इज हेडेड बाय व्लादिमीर लेनिन। लेनिन जो है उसको हेड करते हैं। बोल्शेविक पार्टी बोलती है कि भाई पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, और मेंबर्स सिर्फ वही बनेंगे इस पार्टी का जो कि डिसिप्लिन होंगे, उनके अंदर क्वालिटीज होंगी। मेंशेविक पार्टी बोलती है कि हम सबको मेंबर्स बनाएंगे, इट वाज ओपन टू ऑल। तो मतलब आम लोगों की पार्टी और खास लोगों की पार्टी, आप ये समझ लीजिए। तो बोल्शेविक पार्टी वो पार्टी है, वो उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है उस पार्टी में जिनके अंदर क्वालिटीज है। तो ये डिवीजन आ जाती है बोल्शेविक एंड मेंशेविक में। बनी कब थी ये? 1898 में बनी थी। किसकी वजह से बनी थी? कार्ल मार्क्स के आइडियाज से प्रभावित होकर। अब उसके बाद एक 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई जाती है रशिया में। ये सोचा जाता है कि रशियन पीजेंट वर द नेचुरल सोशलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर कस्टम्स ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली। ये सोचते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 85% किसान थी, तो किसान ये सोचते हैं कि हम तो शुरुआत से ही अपनी लैंड को डिवाइड कर देते हैं जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है। तो हमारे तो ये आइडिया कि हम तो सोशलिस्ट हैं स्टार्टिंग से ही। तो पीजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। तो इस टाइम पे जो रिवोल्यूशन चल रहा है ना, एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, माइन्यूट सी चीज़ है। उस टाइम पे क्या हो रहा है कि रिवोल्यूशन मेनली लेड बाय द पीजेंट्स। तो पीजेंट्स जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा आपको रशियन रिवोल्यूशन के केस में। सो ये जो पार्टी है ये स्ट्रगल करती है फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड द डिमांडेड लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट। अभी सिर्फ मेनली वो किससे डोमिनेटेड है? किसानों के द्वारा। तो वो किसानों के हित के बारे में बात कर रही है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इलीगल थी इन रशिया बिफोर 1914। कौन कब क्या चल रहा था वहाँ पे? 1914 तक जार का निकोलस का रूल चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं फटाफट से। अभी तक हमने देखा 19वीं सेंचुरी में जो है लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिक एंगल की जो यूरोप में बढ़ रही है। उसी से इंस्पायर होकर 1889 में जो है सोशलिस्ट इंटरनेशनल जो है सेकंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाती है। अब क्या होता है? जार निकोलस का रूल चल रहा है रशिया में। वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, पीजेंट स्ट्राइक कर रहे हैं। रशिया के अंदर पहली 1898 में पार्टी बनाई जाती है कार्ल मार्क्स से इंस्पायर होके। वो पार्टी के अंदर दो डिवीजन देखने को मिलते हैं। एक और पार्टी बनती है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो अब तक जो है हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं 1905 में क्या होता है रशिया के अंदर। 1905 में एक रिवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। 1900 में तक मतलब कुछ पार्टीज बन गई हैं। मेंशेविक, बोल्शेविक का डिवीजन हम देख चुके हैं। 1904 में क्या होता है? असेंशियल जो गुड्स होती हैं उनके प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और वेजेस जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं। इससे क्या हो गया? मेंबर्स ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन जो है वो अगेंस्ट में उसके खड़े हो जाते हैं कि भाई इतना ज़्यादा प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो 4 मेंबर असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स 1904 वर डिसमिस्ड फ्रॉम पुटिलोव आयरन वर्क्स। ये जो आयरन वर्क्स है उसमें से इसको डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि भाई वो थोड़ा रिसेंटमेंट शो कर रहे थे। आप समझिए कि आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई स्ट्राइक वाइक कर रहा है तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वर्कर्स की एसोसिएशन है, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल एक्शन लेने की बात करते हैं। तो जो वर्कर्स हैं सेंट पीटर्सबर्ग के स्ट्राइक पर चले जाते हैं। उनकी डिमांड वही होती है हमारे वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करो, इंक्रीज करो वेजेस, ये सारे जो वर्कर्स की डिमांड होती है वही सारी उनकी डिमांड होती है। बट
1905 में क्या था, जनवरी 9 1905 में एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा होता है वर्कर्स का, उसके ऊपर पुलिस अटैक हो जाता है सरकार के द्वारा, और पुलिस अटैक में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये इसको बोला जाता है ब्लडी संडे। तो ये होता है जनवरी 1905 में, 9 जनवरी टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 9 जनवरी 1905 को जो पीसफुल प्रोटेस्ट निकाल रहे थे लोग, उसके ऊपर अटैक करवा देती है गवर्नमेंट और उसके ऊपर वो काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तो इससे शुरुआत होती है रिवॉल्यूशन की। अगर हम बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, तो रशियन रिवॉल्यूशन यहीं से शुरू हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि 10-15 साल 20 साल चलता रहेगा ये। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन की एक तरीके से शुरुआत कह सकते हैं आप। तो इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट लेटर नोन एज 1905। तो ये 1905 का रिवॉल्यूशन है, इसको हम साथ में ही पढ़ रहे हैं सबको। तो स्ट्राइक्स जो होती हैं अलग अलग जगह पर कंट्री में स्ट्राइक हो रही हैं। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, मिडिल क्लास वर्कर, उन्होंने अपनी यूनियंस ऑफ यूनियन बना दी हैं। वो अब डिमांड कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी डिमांड वो कर रहे हैं। अब क्या होता है फाइनली, अभी जार जो है उसका रूल चल रहा है, ऑटोक्रेसी। अब जार जो कहते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है 1905 के बाद कि जार बोलते हैं ओके फाइन, अब हम यहाँ पे पार्लियामेंट बनाते हैं। एक पार्लियामेंट बनेगी, जो एक बॉडी होगी पार्लियामेंट, जिसकी मैं मतलब बात सुनूंगा। और अभी भी मतलब चल तो मोनार्की रही है, लेकिन वो कहते हैं पार्लियामेंट भी आ जाएगी। तो जार जो है इस टाइम पे मानते हैं और पार्लियामेंट सेटअप की जाती है, जिसको डूमा बोला जाता है। बट इस डूमा के पास कुछ राइट्स नहीं होते, कुछ ही महीनों में ये फॉल कर जाती है डूमा। सेकेंड डूमा बनाई जाती है, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, थर्ड डूमा बनाई जाती है, क्योंकि जार निकोलस जो है उसको अपनी पावर शेयर नहीं करनी। पार्लियामेंट कुछ बोल रही है, जार उसको मान नहीं रहे, जार निकोलस। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। डिसमिसल ऑफ फर्स्ट डूमा, फिर चेंज द वोटिंग राइट्स एंड लॉज, तो थर्ड डूमा आ जाती है, सेकेंड डूमा, थर्ड डूमा, ये सब चल रहा है। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरी वर कैप्ट आउट। लिबरल्स और रिवोल्यूशनरी जो थे आइडियाज़ वाले लोग, उनको अभी अलग रखा जा रहा है। Large number of trade union and factory committee existed during 1905. After 1905 इन सबको इलीगल बता दिया जाता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी पर। तो अभी तक आपने देखा, ये था इस चैप्टर का पार्ट 2। इस चैप्टर में आपने देखा कि अभी तक किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रशिया में किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है और किस तरीके से रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गई है। फुल फ्लेजेड रिवोल्यूशन जो है हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंक्लूड भी करेंगे। आई होप आपको इतना चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट कि क्विकली जो चार्ट्स मैंने दिए हैं उसमें से जाके आप क्विकली रिवाइज जरूर कर लेना नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।